हेलो बच्चों, आइए आज स्टार्ट करते हैं हम लोग फिर से फिजिक्स का हमारा जो कि चौथा ये चैप्टर है और जिसे हम लोग साउंड के फॉर्म में स्टडी करेंगे। तो पहला चैप्टर हम लोगों ने मोशंस के बारे में पढ़ लिया था, सेकंड चैप्टर हम लोगों ने फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन के बारे में स्टडी किया और थर्ड चैप्टर हमारा क्या है, ग्रेविटेशन, जो कि ऑलरेडी वीडियो जा चुका है। तो ये इस फिजिक्स ब्रांच का ये चौथा और लास्ट चैप्टर हम लोगों का है, दैट इज कॉल्ड द साउंड। आज हम लोग साउंड के बारे में यहाँ पे जानेंगे, साउंड क्या होता है, किस फॉर्म में चलता है और वगैरह वगैरह सारी चीज़ें। तो सबसे पहले साउंड के बारे में हम लोग देखते हैं कि ये साउंड होता क्या है। जैसा कि यहाँ आपके सामने भी कुछ कंटेंट दिए गए हैं और लिखा गया है कि व्हाट इज द साउंड। फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टडी अबाउट इन द साउंड, इट इज राइट हियर द every day we hear sound from the various sources like the human, birds and the other physical activities। तो ये तो एक कॉमन सी बात हो गई कि साउंड का प्रोडक्शन होता कहाँ पे है और कैसे है और किस फॉर्म में ट्रेवल करेगा। तो हम लोग क्या बोलते हैं कि साउंड इज ए ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ द एनर्जी एंड आल्सो ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ द वेव। यस, साउंड इज ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड आल्सो ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ द वेव। एनर्जी तो होता ही है, एनर्जी कैरी करके चलता है। कौन कैरी करता है? तो वेव हमारा कैरी करता है। जिस पाथ पर ये वेव हमारा एनर्जी को लेकर कैरी करता है वहां पर जो वर्ड निकल के आता है मतलब दैट इज कॉल्ड द साउंड। तो ये मैटर जाता है क्या साउंड के लिए। अच्छा, वेव की बात यहां हम लोगों ने किया था कि व्हाट इज द वेव, ये वेव क्या होता है। तो वेव इज द डिस्टर्बेंस पार्टिकल्स। यस, what is the wave? We can say about in the wave is a disturbance particle which is carries the energy from one point to the other point। wave एक तरह से disturbance particles होता है जो कि एनर्जी को लेकर के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक क्या करता है, ये ट्रेवल करता है और उसे हम क्या बोलते हैं, वेव कहा जाता है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वेव? सो देयर आर द टू टाइप्स ऑफ द वेव। जो फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पे क्या कहा जाता है, एक ट्रांसवर्स वेव, पहला नंबर इसका होता है बालक ये ट्रांसवर्स वेव, और दूसरे नंबर पे आपका होता है लॉन्गिट्यूडनल वेव। जी हां, ये यही नाम दिया गया है। एक आपका क्या कि ट्रांसवर्स वेव और सेकंड नंबर आपका क्या आता है, ये लॉन्गिट्यूडनल वेव। अच्छा, ट्रांसवर्स वेव क्या होते हैं? ट्रांसवर्स वेव मीडियम में पार्टिकल के किस तरीके से लॉन्गिट्यूडनल, इट मींस सॉरी कैसे, ये परपेंडिकुलर मोशन करता है। अब कहने का क्या मतलब हमारा कि जैसे मान लीजिए वेव इस तरीके से हमारा ये ट्रेवल कर रहा है तो इस पाथ पर पाए जाने वाले जो पार्टिकल्स होंगे उनका वाइब्रेशन कैसे होगा, तो अप एंड डाउन। इसका मतलब ये बॉडी पार्टिकल वाइब्रेट करेगा अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। मतलब ये एनर्जी के चलने के डायरेक्शन के 90 डिग्री पर ये जनरेट करता है। तो द पार्टिकल्स वाइब्रेट अप एंड डाउन टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द वेव, दैट इज कॉल्ड द ट्रांसवर्स वेव। जी हां, द पार्टिकल्स वाइब्रेट अप एंड डाउन टू द मोशन ऑफ द ट्रांसफर टू द मोशन ऑफ द वेव, दैट इज कॉल्ड द ट्रांसवर्स वेव। इसे हम क्या कहते हैं, ट्रांसवर्स। अच्छा, लॉन्गिट्यूडनल की यहां हम लोग बात अगर करें कि व्हाट इज द लॉन्गिट्यूडनल वेव, ये लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होता है, तो इसमें पार्टिकल्स का वाइब्रेशन बालक इन द मोशन ऑफ द एनर्जी, यानी जिस डायरेक्शन में ये वेव ट्रेवल कर रहा है उसी डायरेक्शन में ही ये क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं। तो पार्टिकल ऑफ पाथ वाइब्रेट बैक एंड थ्रो, किस तरीके से, बैक एंड थ्रो, वो एनर्जी के चलने के फॉर्मेशन में। जैसे कि हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं क्या, एनर्जी स्प्रिंग को जब पकड़ के हम लोग खींच करके छोड़ते हैं तो उनमें वाइब्रेशन कैसे होता है, इस तरीके से, ये आगे पीछे। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये बैक एंड थ्रो का जो वाइब्रेशन हो रहा है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव में जाता है बालक। जी हाँ, तो ये दो तरीके के होते हैं। अच्छा, लॉन्गिट्यूडनल वेव और द ट्रांसवर्स वेव। साउंड किस तरह का वेव होता है, तो साउंड इज द लॉन्गिट्यूडनल वेव। जी हाँ, ये लॉन्गिट्यूडनल वेव होते हैं। साउंड को चलने के लिए किसी ना किसी मटेरियल मीडियम की जरूरत होती है। विदाउट मीडियम साउंड कैन नॉट बी ट्रेवल। यस, इसके चलने के लिए क्या चाहिए, एक मीडियम चाहिए। इसका मतलब लॉन्गिट्यूडनल वेव जो हमारा होता है उसके प्रोपेगेशन के लिए, ट्रेवलिंग के लिए क्या चाहिए, हमें मीडियम चाहिए। जबकि ट्रांसवर्स वेव कैसा वेव होता है कि एक ऐसा वेव है जिनके प्रोपेगेशन या ट्रेवलिंग के लिए किसी मटेरियल मीडियम की जरूरत नहीं होती है। इट मींस ट्रांसवर्स वेव कैन बी ट्रेवल विदाउट एनी मीडियम एंड द लॉन्गिट्यूडनल वेव ट्रेवल्स इन द विद द नीडेड मीडियम, यानी कि मीडियम की जरूरत पड़ती है। बात करते हैं इसके आगे तो आपको मिलेगा कैसे। अच्छा, प्रोडक्शन ऑफ साउंड की बात कर लेते हैं। तो सिंपली है, हम लोग देखते हैं अपने घरों में आसपास बहुत तरह की चीजें हैं जिनके वाइब्रेशन से क्या होता है, साउंड प्रोड्यूस होता है। तो ओवरऑल कंक्लूजन क्या मिलता है कि जब कोई भी बॉडी वाइब्रेट करेगी,
जब कोई भी ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करता है तो वहां से जो एनर्जी रिलीज होती है, जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? साउंड। जी हां, वही नाम दिया गया है साउंड। तो साउंड का प्रोडक्शन कैसे हो रहा है? वाइब्रेशन से, यानी बॉडी वाइब्रेट करेगी तो प्रोड्यूस होगा। और जैसे हम अपने घरों में, किचन्स में बर्तनों के गिरने से जो वाइब्रेशन होता है वहां पर साउंड का प्रोडक्शन होता है। स्कूल में बेल लगती है तो बेल से जो वाइब्रेशन प्रोड्यूस होता है वो साउंड प्रोड्यूस होता है। उसके बाद इसी तरीके से बहुत सारी चीजें हैं, जब बॉडी वाइब्रेट करती है तो साउंड का प्रोडक्शन देखने को मिलेगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे कि ये सारी चीजें हैं। इसके साथ साथ देखिए, जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो आपको फिर एक नया कंटेंट मिलेगा कि ये देखिए क्या लिखा हुआ है, साउंड वेव्स आर द लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, जो कि ऑलरेडी हम लोगों ने यहां पर देख लिया था कि किस तरीके के वेव में ट्रेवल करता है। तो ये साउंड वेव लॉन्गिट्यूडनल वेव के बारे के फॉर्म में ट्रेवल करता है। अच्छा, वेव के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी बताए जाते हैं। जी हाँ, साउंड वेव के यहां पर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में डिस्कस किया गया है, जैसे कि व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी, व्हाट इज द एम्पलीट्यूड एंड व्हाट इज द स्पीड। सो देयर आर द 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द साउंड वेव। सो वन बाय वन हम लोग बात कर लेते हैं कि ये फ्रीक्वेंसी के बारे में, कि ये हमारी फ्रीक्वेंसी क्या होती है। देख लेते हैं यहां पे कि ये फ्रीक्वेंसी हम लोगों की क्या होती है और किसे हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी। तो यहां पर साउंड वेव के कितने कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिल रहे हैं? तो साउंड वेव की ये टोटल 3 कैरेक्टरिस्टिक्स मिल रहे हैं। पहला क्या है? ये फ्रीक्वेंसी की बात हो रही है। तो व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी? तो हम फ्रीक्वेंसी क्या कहते हैं कि 1 सेकंड में कोई भी बॉडी जितनी बार वाइब्रेट कर लेता है उसे हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। डिफाइन कैसे करोगे? तो नंबर ऑफ वाइब्रेशन इन पर सेकंड, नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन पर सेकंड, नंबर ऑफ साइकिल इन पर सेकंड, दैट इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी। 1 सेकंड में कोई भी बॉडी जितनी साइकिल कंप्लीट कर लेगा, 1 सेकंड में कोई भी बॉडी जितनी बार ऑसिलेट कर लेगा, या 1 सेकंड में कोई भी बॉडी जितनी बार वाइब्रेट कर लेता है, तो उसे नाम क्या दिया जाता है? फ्रीक्वेंसी। एंड फ्रीक्वेंसी इज डिनोटेड बाय द लेटर एन। किससे दिखाया जाए भैया? एन से भी डिनोट करते हैं, कभी कभी थोड़ा सा इसको म्यू से भी डिनोट कर लिया जाता है। तो ये दोनों लेटर हैं। म्यू एक ग्रीक लेटर होता है जिसको हम फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं, और जो ये लेटर यन है ये भी क्या दिखाता है? एक फ्रीक्वेंसी को बताता है। जी हाँ। अच्छा, इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? तो ध्यान रखिएगा, इसकी एसआई यूनिट होती है हर्ट्ज। जी हाँ, क्या लिखा जाता है? हर्ट्ज। तो एसआई यूनिट ऑफ द फ्रीक्वेंसी इज रिटन एज अ हर्ट्ज। शॉर्ट फॉर्म में हर्ट्ज को हम लोग दिखाते हैं किससे? कैपिटल एच, और यहां बेस पर क्या लगा देते हैं बालक? जेड। तो ये इसका सिंबल बन जाता है किसके लिए? हर्ट्ज के लिए। सेकंड नंबर देखिए है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या होता है? तो एम्पलीट्यूड का मतलब आपको हम बता देते हैं कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम देयर ओन पोजीशन। जैसे कोई पेंडुलम है, यहां पर एक पेंडुलम को हम लोगों ने लटका दिया है, इसको हम मैक्सिमम अगर यहां से लेकर के इसको छोड़ते हैं तो जितना डिस्टेंस ये राइट साइड में लेता है उतना ही डिस्टेंस ये लेफ्ट साइड में जाएगा। तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ये जितना ले रहा है वो उसका एम्पलीट्यूड कहा जाता है। तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम देयर ओन पोजीशन इज कॉल्ड द एम्पलीट्यूड, इज कॉल्ड द एम्पलीट्यूड। अच्छा, एम्पलीट्यूड में और भी मैटर होते हैं, जैसे वेव के प्रोपगेशन में जब हमारा ट्रांसवर्स वेव चलता है तो हम आपको एक बार दिखा देना चाहेंगे कि ट्रांसवर्स वेव के चलने का प्रोसेस क्या होता है, किस तरीके से ट्रांसवर्स वेव यहां पे चल रहा है। जैसे कि एक पॉइंट हमारा ये हो गया जीरो डिस्टर्बेंस, और यहां पर हम लोगों ने एक पाथ ले लिया। तो जब जीरो डिस्टर्बेंस से डाउन के फॉर्म में चलता है तो यही हम क्या कहते हैं? ये ट्रांसवर्स वेव। और ये अपने मीन पोजीशन से मैक्सिमम जितना ये जाएगा हाइट पर, और यही मैक्सिमम जो डिस्टेंस है यही नाम कहलाता है क्या? एम्पलीट्यूड। जी हां, इसी को एम्पलीट्यूड। अच्छा, जस्ट नॉट एबल टू द लाइन ऑफ जीरो डिस्टर्बेंस एज वेल एज द लाइन ऑफ जीरो डिस्टर्बेंस, यानी कि बिलो भी इस लाइन ऑफ जीरो डिस्टर्बेंस के अगर नीचे भी ये जितना एम्पलीट्यूड बना रहा है, ये मैक्सिमम जितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, ये एम्पलीट्यूड होता है। तो एसआई यूनिट ऑफ एम्पलीट्यूड मीटर, क्योंकि ये डिस्टेंस से दिखा रहा है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस, यहां से यहां तक का डिस्टेंस, या डिस्प्लेसमेंट। शॉर्टेस्ट अगर डिस्टेंस है तो डिस्प्लेसमेंट भी हम लोगों को उसको कह सकते हैं। तो यहां पर एसआई यूनिट ऑफ एम्पलीट्यूड इज रिटन एज अ मीटर, इसकी मीटर हो जाएगी। अच्छा, स्पीड की बात करते हैं तो बालक हम लोग पहले चैप्टर में स्पीड की भी बात कर लिए थे। स्पीड का मतलब क्या होता है कि साउंड वेव 1 सेकंड में जितना डिस्टेंस कवर कर लेता है। जी हां, 1 सेकंड में जितना डिस्टेंस कवर कर लेता है उसे हम उसकी स्पीड कहते हैं। तो स्पीड इक्वल टू, आपको फॉर्मूला ऑलरेडी पता है कि डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कवर बाय अ साउंड वेव पर सेकंड, डिस्टेंस कवर बाय अ साउंड वेव इन पर सेकंड इज कॉल्ड द स्पीड ऑफ साउंड वेव। वो साउंड वेव की स्पीड कही जाती है।
है। तो ये 3 तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स आपके सामने देखने को मिल गया है। आगे बढ़ेंगे इसके साथ तो आपको देखिए कुछ और भी चीजें मिलेंगी। ये देखिए जिस तरीके से आपको दिखाया गया है, अभी हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर चुका है इसके बारे में। वेव के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया था, तो ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल। तो ये देखिए जो वेव का प्रोपगेशन दिखाया गया है, ये किस तरह के वेव को दिखाता है, ये ट्रांसवर्स वेव को दिखाता है। इसी में देखिए मैटर यहां पर दिया गया है क्या, डेंसिटी को लेकर के। तो इस तरीके से अप एंड ये बैक एंड फोर्थ का वाइब्रेशन हो रहा है। कहीं पर देखिए बहुत ज्यादा डेंसर है और कहीं पर बहुत ज्यादा रेयरर है। तो डेंसर रेयरर इस तरीके से है। जो डेंसर होता है उसे हम कंप्रेशन कहते हैं, और ये जहां पर जो रेयरर होता है उसे हम रेयरफैक्शन कहते हैं। तो कंप्रेशन और रेयरफैक्शन के फॉर्म में लॉन्गिट्यूडनल वेव ट्रेवल करता है। ध्यान रखिएगा कि लॉन्गिट्यूडनल वेव किस फॉर्म में ट्रेवल करेगा, तो कंप्रेशन और रेयरफैक्शन के फॉर्म में। अच्छा, यही ट्रांसवर्स कैसे चलेगा, तो ट्रफ एंड क्रेस्ट के फॉर्म में चलेगा। क्रेस्ट कौन सा होगा, तो आप देख रहे हो लाइन ऑफ जीरो डिस्टर्बेंस के ऊपर का ये जो वेव है इसे हम कहते हैं क्रेस्ट, और लाइन ऑफ जीरो डिस्टर्बेंस के नीचे जो है इसे हम कहते हैं ट्रफ। तो क्रेस्ट ट्रफ इस तरीके से बनाते हुए चलता है, इसे हम क्या बोलते हैं, ये ट्रांसवर्स वेव। अब इसमें और भी मैटर आगे दिखेंगे, और आपको अगला कंटेंट देखिए यहां पर क्या मिला है। ये देखिए पूरा वेव नेचर दिखाया गया है, किस तरीके से साउंड हमारा सॉफ्ट होता है और किस तरीके से हमारा साउंड लाउड होता है, यानी कि तेज आवाज और स्लो आवाज, यानी कि पतली आवाज और मोटी आवाज, इनमें थोड़ा सा अंतर होता है। तो ये किस पर डिपेंड करेगा, एम्पलीट्यूड पर डिपेंड करेगा। आप देख रहे हैं कि यहां पर एम्पलीट्यूड कैसा बनाया गया है, छोटा छोटा बन रहा है, यानी कि लाइन ऑफ जीरो डिस्टर्बेंस के मैक्सिमम नहीं कवर कर रहा है। तो अगर एम्पलीट्यूड छोटा है तो सॉफ्ट आवाज निकलती है, यानी कि पतली और सुरीली आवाज निकलती है। अच्छा, यही अगर एम्पलीट्यूड ज्यादा बनेगा, बड़े यानी कि हाई भी बनेंगे, थोड़े से एबव टू द लाइन ऑफ जीरो डिस्टर्बेंस ऊपर जाएगा तो आवाज लाउड हो जाता है, यानी कि तेज आवाजें निकलती हैं। तो लाउड और सॉफ्ट आवाज की जो मैटर होता है वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, एम्पलीट्यूड के ऊपर। शॉर्ट एम्पलीट्यूड सॉफ्ट वॉइस और लॉन्ग एम्पलीट्यूड लाउड वॉइस, ये मैटर हो जाएगा बालक। चलिए इसके आगे आप बढ़ेंगे तो आपको मिलेगा क्या, स्पीड और टाइम में रिलेशन, जो कि फार्मूला ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हो। कंटेंट वही रहता है, बस क्वांटिटी यहां बदल चुकी है। वहां पर हम लोग मोशन को लेकर के स्टडी किए थे और यहां पर साउंड वेव को लेकर स्टडी करते हैं। तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम का मैटर आ जाता है। अच्छा, फ्रीक्वेंसी और यहां पर ये वेवलेंथ की बात आती है और टाइम पीरियड की बात आती है। ये 3 और कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, यानी कि फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ और टाइम पीरियड। इन तीनों में रिलेशन क्या होता है, तो रिलेशन क्या लिखा जाएगा कि म्यू इक्वल टू एफ लैम्बडा करके आता है। ये होता है रिलेशन किसके बीच में, फ्रीक्वेंसी और यहां पर ये वेवलेंथ और यहां पर ये मैटर आपका नंबर ऑफ वाइब्रेशंस में। तो म्यू इक्वल टू एफ लैम्बडा के फॉर्म में आता है। इनमें बहुत ज्यादा रिलेशन आप देखेंगे तो एफ इक्वल टू आपको क्या मिल जाएगा, म्यू अपॉन लैम्बडा के फॉर्म में मिल जाता है। लैम्बडा का मतलब रिजल्टेड, ये रिजल्ट आपको देगा क्या, वेवलेंथ के बारे में। तो वेवलेंथ क्या है, तो वेवलेंथ इज दैट इज वी कैन से अबाउट इन द फॉर्म ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन वन क्रेस्ट and another crest. It means the continuous distance between the two crest or the continuous distance between the two trough is also known as the wavelength. और इसका सिंबल क्या रहता है, वो लैम्बडा के फॉर्म में होता है। इसकी यूनिट क्या बनेगी, तो मीटर बनेगी। सीजीएस में जाओगे तो सेंटीमीटर निकल कर आएगा। जी हाँ, अब इसके आगे आप बढ़ेंगे तो कुछ और भी चीजें आपको इस साउंड से रिलेटेड दिया रहेगा कि किस मीडियम में साउंड की स्पीड फास्टर है, किस में स्लोअर है, इस तरीके का। तो जैसे अगर कोई सॉलिड स्टेट हम लोग देखते हैं तो सॉलिड स्टेट में जैसे एल्यूमिनियम हो गया, निकिल हो गए, स्टील्स हो गए, आयरन हो गए, तो इन सभी में साउंड की स्पीड क्या होती है, मैक्सिमम होती है। सबसे तेज रन ये करेगा, बहुत ही फास्ट ये मोशन करता है। लिक्विड स्टेट में क्या होता है कि सॉलिड की कंपेयर में स्लो हो जाएगा, और गैसियस स्टेट में क्या होगा कि यही लिक्विड के स्टेट में और स्लो हो जाता है। तो सबसे फास्टर किसमें होगा, सॉलिड में, उससे स्लोअर कितने होगा, लिक्विड में, उससे स्लोअर किससे होगा, तो गैस में। तो हम कैसे इसका अरेंजमेंट दिखाते हैं, तो सॉलिड इज ग्रेटर देन लिक्विड इज ग्रेटर देन गैसियस, ये इसका एक जाएगा फॉर्मेशन के फॉर्म में। आगे बढ़ेंगे तो आपको इस चैप्टर में कुछ और चीजों मिलेगा, जैसे कि इको।
इको क्या होता है? तो इको को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं भैया कि एक तरह से ये गूंजती है आवाज, यानी कमरे में आवाज कब गूंजती है या किस तरीके के मेथड से गुजरेगी। अच्छा, गूंजेगा तभी बालक जब साउंड क्या होता है, रिफ्लेक्ट होकर के वापस आता है। जब तक साउंड रिफ्लेक्ट नहीं होगा तब तक ये जो वर्ड है इको का, ये कोई मतलब नहीं रह जाता है। इसका मतलब हम यूं कह सकते हैं कि व्हाट इज द इको, जस्ट ओनली वी कैन से अबाउट इन द इको द रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। जी हां, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, यानी साउंड जब भी किसी हार्ड सरफेस से स्ट्राइक करके वो वापस बैक हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है, तो इस फिनोमिना या प्रोसेस को इको नाम दिया जाता है। तो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड इज कॉल्ड द इको, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड इज कॉल्ड द इको। अच्छा, प्रॉपर और एकदम क्लियर इको के लिए मैक्सिमम डिस्टेंस होना कितना चाहिए? तो मैक्सिमम डिस्टेंस कितना होता है? 17.2 मीटर का। ध्यान रखिएगा, ये प्रॉपर एकदम स्पष्ट इको को सुनने के लिए हमें 17.2 मीटर का डिस्टेंस ही होना चाहिए इको के लिए। इको के आगे आप बढ़ेंगे तो आपको मिलेगा रिवर्बरेशन। जी हां, अभी हम रिवर्बरेशन की बात कर लेते हैं। तो रिवर्बरेशन को एकदम प्योर शुद्ध हिंदी में कहते हैं गूंज, यानी कि कमरे में जब आवाज गूंजती है, यानी कि गूंजना। और गूंजेगा कब? जब एक बार रिफ्लेक्शन नहीं, कई बार रिफ्लेक्शन होते हैं। तो मतलब मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड इज कॉल्ड द रिवर्बरेशन। जी हां, मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ द साउंड इज कॉल्ड द रिवर्बरेशन। रिवर्बरेशन को हम कैसे कम कर सकते हैं? किसी भी कमरे में बहुत सारा सामान उठाकर आप रख दीजिए और सामान रखने से रिवर्बरेशन कम होता है। कहोगे भैया कैसे? तो जब हम साउंड प्रोड्यूस कराते हैं तो रूम में रखी हुई जितने भी ऑब्जेक्ट होते हैं, जैसे कि कर्टेन हो गए, सोफा सेट हो गए और सारी चीजें हो गई, ये सब क्या होते हैं, कपड़े वगैरह के अगर रखे जाते हैं तो साउंड वेव को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं और रिफ्लेक्ट होने नहीं देते हैं, जिसकी वजह से मल्टीपल रिफ्लेक्शन नहीं होता है। तो इसकी वजह से रिवर्बरेशन का प्रोसेस क्या होता है, रुक जाता है। तो ऐसे मेथड से हम लोग रिवर्बरेशन को क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। जी हां, इसके साथ ही साथ देखिए कुछ और भी मैटर बताए गए हैं, जैसे कि आवाज को दूर अगर पहुंचाना है तो किस तरीके से पहुंचेगा, यानी कि मल्टीपल रिफ्लेक्शन के क्या क्या एग्जांपल हो सकते हैं। तो मल्टीपल रिफ्लेक्शन क्या होता है, मेगाफोन होता है, जो अक्सर लोगों को क्या किया जाता है, सजेस्ट किया जाता है कहीं बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ इलाकों में, जैसे पुलिस प्रोटेक्शन वगैरह यूज करते हैं, तो मेगाफोन के मीडियम से आवाज को दूर तक पहुंचाने में किया जाता है। और मेगाफोन क्या होता है कि मल्टीपल रिफ्लेक्शन पर बेस एक डिवाइस है। इसी तरीके से हॉर्न भी होता है। पहले के समय में ये गैसियस हॉर्न होते हैं, जब रबर के बने होते हैं। इसको जब हम लोग जो प्रेस करते हैं तो एयर के पार्टिकल आपस में कोलाइड करते हैं और यहां जो ट्यूब लगा होता है उससे मल्टीपल रिफ्लेक्शन होता हुआ साउंड बाहर तक निकलता है और दूर तक एरिया को क्या करता है, हमारा कवर कर लेता है। इसके साथ ही साथ स्टेथोस्कोप की बात आती है बालक, जिसको हम आला कहते हैं, यानी जो डॉक्टर्स यूज करते हैं। तो जो स्टेथोस्कोप डिवाइस है, दिस इज आल्सो डिपेंड ऑन द मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ द साउंड। ये मल्टीपल रिफ्लेक्शंस पे बेस होते हैं ये सारी चीजें। रेंज ऑफ हियरिंग की बात आती है बालक, कि कहां तक इंसान सुन सकता है। तो इसके अलग अलग जो है ये मेथड होते हैं कि कौन सा साउंड ऑडिबल है, कौन सा इंफ्रासोनिक है और कौन सा अल्ट्रासोनिक साउंड होते हैं। अच्छा, ऑडिबल साउंड का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी रेंज 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक होता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, ऑडिबल साउंड, जिसकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 तक होता है। तो ह्यूमन बीइंग की जो रेंज होती है वो 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक होती है, वहां तक इंसान प्रॉपर तरीके से सुन सकता है। लेस देन अगर 20 हर्ट्ज आता है, इसे हम क्या बोलते हैं, इसको हम कहते हैं इंफ्रासोनिक। ये होता है इंफ्रासोनिक साउंड, जिसमें फ्रीक्वेंसी रेंज लेस देन 20 हर्ट्ज हो जाता है। अल्ट्रासोनिक या अल्ट्रासाउंड दोनों सेम वर्ड होता है। तो अल्ट्रासोनिक का मतलब द फ्रीक्वेंसी रेंज मोर देन द 20,000 हर्ट्ज, यानी 20,000 हर्ट्ज के ऊपर अगर रेंज पहुंचती है तो अल्ट्रासोनिक, अल्ट्रासाउंड या अल्ट्रासोनिक हो जाएगा, जो कि हम लोगों के लिए इनेबल्स नहीं होता है। इन लोगों को ऐसे फ्रीक्वेंसी रेंज वाले साउंड को ह्यूमन बीइंग्स ठीक से सुन नहीं पाते हैं। तो जी हां, न तो इंफ्रासोनिक को सुन सकता है और ना ही अल्ट्रासोनिक को सुन सकता है, केवल ऑडिबल रेंज ही सुन सकते हैं। तो ये तीन तरीके के हो जाते हैं आपके क्या, सोनिक वेव के लेकर के मैटर, कि हमारी ये साउंड फ्रीक्वेंसी रेंज कितनी होती है। स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ईयर के बारे में इसमें भी दिया गया है। ह्यूमन ईयर में देखिए, आपको मैंने बता दें कि ह्यूमन ईयर के टोटल 3 पार्ट होते हैं। यहां पर एक आउटर ईयर होता है और एक मिडिल ईयर होता है और एक इनर ईयर होता है। जी हां, ये आउटर ईयर जो होता है, इसका जो मेन पार्ट होता है उसे हम कहते हैं पिन्ना। जी हां, तो कान में ये जो इस तरीके का ये मैटर लगा हुआ है जो आप देख सकते हो, इसे कहते हैं पिन्ना। ये पिन्ना से होकर के सबसे पहले क्या होता है, साउंड ईयर में एंटर करता है और जैसे ईयर में एंटर करेगा बीच में आपको मिलेगा जॉइंडर,
इसके साथ ये जो पतली सकरी नली लगी है इसे कहते हैं ईयर कैनाल। तो ईयर कैनाल से होते हुए साउंड कहां पहुंचता है? मिडिल ईयर में। और मिडिल ईयर में देखिए जो हैमर होते हैं, मिडिल ईयर के 3 मेन पार्ट होते हैं जो छोटी छोटी हड्डियों से, बोन से मिलकर बने होते हैं। और जो सबसे स्मॉलेस्ट बोन होता है वो क्या होता है? स्टिरअप। इस ईयर का सबसे स्मॉलेस्ट बोन का क्या नाम होता है? तो नाम आप क्या देंगे बालक? दैट इज स्टिरअप। बाकी के जो 2 बोन हैं उसे हम कहते हैं हैमर और एक होता है एनविल। तो ये 3 बोन से मिलकर के हमारा पूरा का पूरा ये मिडिल ईयर तैयार रहता है। आउटर ईयर में एक टेम्पेनियन मेम्ब्रेन होता है जिसे हम ईयर ड्रम कहते हैं। जब ईयर कैनाल से साउंड अंदर जाता है तो ईयर ड्रम हमारा पंप करने लगता है और ईयर ड्रम वही क्या होता है? वाइब्रेट करता है और जब वाइब्रेशन होगा तो साउंड का प्रोडक्शन होता है। तो जी हां, ये हमारे 3 पार्ट से मिलकर के आपके क्या होते हैं? ये ईयर हमारे जो है कंप्लीट हुए हैं। तो बालक ये आपका है क्या? फिजिक्स का चैप्टर नंबर 4 जो कि ओवरऑल कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू।